माय डियर लाइटन फैमिली, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल लाइटन द पावर ऑफ किड्स। और कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में जिसे सॉकर के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा या तो देखा जाता है या खेला जाता है। एक ऐसा स्पोर्ट जिसे दुनिया में 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग खेलते हैं। और हाँ, आज हम बात करेंगे बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन का नाम सुनते ही आप लोगों को लगा होगा यार ये तो मेरा भी फेवरेट स्पोर्ट है। और सच बताऊं, ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे मैंने अपने स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम के हर फ्री पीरियड में खेला है। तो आज हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और टेक्निकल फैक्ट्स के बारे में बैडमिंटन के। और इस वीडियो को स्टार्ट करें, बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को एंड प्लीज press the bell icon so that you do not miss any notification whenever we upload any video। और आइए बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 1 की। बैडमिंटन इज एन इंडोर कोर्ट गेम, दो बहुत सारे लोग इसे आउटडोर भी खेलते हैं, एज यू मस्ट हैव सीन इट ऑन द स्ट्रीट्स एज वेल एज इन पार्क्स। और इस गेम को खेला जाता है लाइट वेट रैकेट्स और शटलकॉक से। The first official game of badminton was played in a country estate of Badminton in a county of Gloucestershire in England। और ये एक national sport है इंडोनेशिया का। And friends, as we are speaking about badminton today, so the most important factors in a badminton sports are rackets and shuttlecocks. So we are covering both of those today in two separate facts. So first of all, let's cover the racket in our fact number 2. So the modern day badminton racket are made up of steel, aluminum, graphite and boron। और जो लेंथ है वो मैक्सिमम होनी चाहिए 68 सेंटीमीटर्स की और जो विड्थ है वो होनी चाहिए 23 सेंटीमीटर से कम। और इसके साथ साथ एक रैकेट का वेट जो होता है यूजुअली 85 से 90 ग्राम्स के बीच में होता है, लेकिन 100 ग्राम से कम ही होना चाहिए। And friends, let's talk about our fact number 4. A badminton game can be played as singles or doubles। और एक बैडमिंटन को खेला जाता है एक रेक्टेंगुलर शेप के कोर्ट पर। और जो कोर्ट की लेंथ है वो होती है 44 फीट और जो उसकी विड्थ होती है सिंगल्स के लिए वो होती है 17 फीट और डबल्स के लिए होती है 20 फीट। लेकिन ये अंतर क्यों सिंगल्स और डबल्स का? आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कोर्ट पर जो इनर लाइंस हैं विड्थ की वो बेसिकली कंसिडर की जाती हैं सिंगल्स के लिए। अगर आपकी शटलकॉक इन इनर लाइंस के बाहर लैंड करती है तो वो एक फाउल होगा। लेकिन जब आप डबल्स में खेलते हैं तो जो बाहर वाली लाइंस हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है। दैट मीन्स पूरे के पूरे कोर्ट को कंसिडर किया जाता है और जब शटलकॉक बाहर गिरती है आउटर लाइन के तब कंसिडर किया जाता है उसे एज अ फाउल। और चलिए अब बात करते हैं हम हमारे 5th फैक्ट की। Do you know that badminton is the fastest racket sport in the world and a shuttlecock can fly as fast as 320 kilometers per hour। इमेजिन कीजिए कि कितने स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस चाहिए एक इतनी तेज शटलकॉक को फ्लाई होते हुए देखकर पिक करके उस शॉट को खेलने के लिए। लेकिन दिस इज व्हाई दिस स्पोर्ट इज इनक्रेडिबली पॉपुलर एंड इनक्रेडिबली डिफिकल्ट। इसके साथ साथ एक प्लेयर हैं डेनमार्क के, उनका नाम है मैड्स पीलर कोल्डिंग। उनका रिकॉर्ड है बैडमिंटन प्रीमियर लीग जो 2017 में बैंगलोर के अंदर खेली गई थी एंड ही हिट अ स्मैश and the speed of the smash was 426 km per hour। I am pretty sure the other player who was playing against him might not have picked that one। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 6 में बैडमिंटन की ओलंपिक हिस्ट्री के बारे में। एज अ डेमोन्स्ट्रेटर स्पोर्ट इसे दिखाया गया 1972 में और एग्जिबिशन मैच खेला गया 1988 में भी। लेकिन इन ईयर 1992 ओलंपिक्स के अंदर बैडमिंटन को इंक्लूड किया गया सिंगल्स, डबल्स, मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी के लिए। और जब पहली बार इसे टेलीकास्ट किया गया टीवी पर तो इसे देखा 110 करोड़ लोगों ने। एंड फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट आवर फैक्ट नंबर 7 और इसमें हम बात करेंगे कैलोरीज की। ऑन एन एवरेज अगर 120 पाउंड्स का कोई प्लेयर है और वो मॉडरेट
इंटेंसिटी में 1 घंटे के लिए भी अगर बैडमिंटन को खेलता है एंड ही बर्न्स ऑलमोस्ट 327 कैलोरीज विच इज़ इवन मोर देन टेनिस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो टेनिस है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस गेम है, लेकिन बैडमिंटन उससे भी ज़्यादा इंटेंस फोकस गेम है। And now let's move on to our fact number 8. There is a sport called Tianzi in China, and it is basically played by Chinese initially, and you can call it a forerunner to badminton. इस स्पोर्ट में आप रैकेट्स की जगह लेग्स को यूज करते हैं शटलकॉक को हिट करने के लिए। Isn't it a skillful sport? And it is still being played in China. और इसी के साथ बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 9 के बारे में। Legs of a badminton player has more muscles as compared to their rest of the body because in a badminton sport you need more leg strength than your arm strength. And friends, let's move on to our last fact which is our fact number 10 और इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स के बारे में। और अगर बैडमिंटन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नाम आएगा हमारे इंडियन प्लेयर्स का, जिसमें है पीवी सिंधु, श्रीकांत किदाम्बी, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल और इसके साथ साथ गोपीचंद और प्रकाश पादुकोणे। इसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात की जाए तो ली चोंग वी बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई रियली होप यू हैव लाइक दिस वीडियो और हमें एक बड़ा थम्स अप दीजिए इसके लिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर। एंड टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय। हेलो लाइटन फैमिली, नमस्ते जी। मेरा नाम है अभिनव एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल लाइटन द पावर ऑफ किड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और जैसे कि आप वीडियो के बैकग्राउंड से और वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे, आज हम किन शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको उनकी लाइफ के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, और हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनके बिना हम कभी पर्सनल कंप्यूटर को इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिल गेट्स के बारे में। So do watch this video till the end as I'm going to come up with some really interesting facts on the life of Bill Gates, and subscribe to our channel and press the bell icon so that you do not miss any notification whenever we upload any video. And our fact number 1 is Bill Gates is an American entrepreneur, programmer and inventor who co-founded Microsoft with his partner Paul Allen. And let's move on to our fact number 2. Bill Gates was born on 28th of October year 1955 in Seattle, Washington, USA. और चलिए अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 की, जिसमें व्हेन बिल गेट्स वाज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड उन्होंने लिखा अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम, और वो था एक जी इलेक्ट्रिक के कंप्यूटर पे। जो लोग नहीं जानते हैं, जी इलेक्ट्रिक बेसिकली एक कंप्यूटर कंपनी है, आज भी ऑपरेशनल है। इसके अलावा वो पढ़ते थे लेक साइड प्रेप स्कूल में, और उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया वो बेसिकली एक गेम था जिसका नाम था टिक टैक टो, जिसमें आप कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलते थे, और वो गेम बहुत ही पॉपुलर था। जब स्कूल को ये पता चला कि हाउ गुड ऑफ अ प्रोग्रामर ही वॉज, उन्होंने अलाउ किया उनको प्रोग्राम्स बनाने के लिए स्कूल के लिए, और वो प्रोग्राम्स जो थे वो स्टडी से रिलेटेड थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स लिखे उस स्कूल के लिए भी। आइए बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 4 के बारे में। बिल गेट्स की पढ़ाई के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज ही हैड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज he wanted to start a company with his best friend Paul Allen, और उन दोनों ने मिलकर 4 अप्रैल 1975 में बनाई माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी जो उस टाइम पर सॉफ्टवेयर्स बनाती थी जब लोग टाइपराइटर्स यूज किया करते थे। हाउ इनोवेटिव दैट वाज। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 5 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन ईयर 1975 माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस,
लेकिन जो मेजर माइलस्टोन आया माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी में वो आया 1980 में, जब उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला IBM से उनके कंप्यूटर्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया भी। लेकिन उसके साथ साथ दे वर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम साइड बाय साइड, और जो IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था OS2। लेकिन धीरे धीरे इन टर्म्स ऑफ सेल्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने OS2 को ओवरशैडो किया, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बहुत सारे वर्जन्स जो थी वो मार्केट में उतार रही थी, एंड बाय 1990s दे ओवरशैडोड OS2 completely and they captured 90% of the computers market in personal computer arena. So friends, before we move ahead in our video, if you like this video, give us a big thumbs up and subscribe to our channel. इसके अलावा आप हमें suggestions दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप देखना चाहेंगे हमारे फ्यूचर वीडियोस। और अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 6 के बारे में। सो गाइज, बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 6 के बारे में, जो कि है बिल गेट्स की एक बहुत ही अच्छी हैबिट के बारे में। He almost reads 50 books a year and he always says that keeping his nose in the books makes him really sharp. And I would also suggest everybody that if you have time, or instead take out time and read books, because they just do not make you sharp, they increase your focus as well as concentration. और इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए आप रिलाई कर सकते हैं इस चैनल को, विच इज लाइटन द पावर ऑफ किड्स। और हम भी आपके लिए बहुत ही सारे फैक्ट्स को लेकर आएंगे ताकि हम आपकी नॉलेज को कर सकें और भी ज़्यादा एनहांस। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हमने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत सारी कंपनीज के लिए, स्टार्टिंग विद IBM। लेकिन इन मिड 90s जब इंटरनेट का बूम आया तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 के बाद अपडेट्स देने शुरू करे विद अ वेब ब्राउज़र, विच मेड देम रियली सक्सेसफुल। इसके अलावा उन्होंने फोकस किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, जिसके अंदर सेवरल एप्लीकेशंस थी जो बिजनेसेस के लिए थी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल एंड यूजफुल, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की बिजनेसेस को एक्सपेंड करने में। और इसके साथ साथ उन्होंने फोकस किया अपने और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, जिससे उन्हें ग्रेजुअल सक्सेस मिलती रही। और ये था एक छोटा सा सिनॉप्सिस माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, जिसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे अपने चैनल पर, और आप उसे चेक कर सकते हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट बनी आज जो माइक्रोसॉफ्ट है। अब वापस आते हैं बिल गेट्स की लाइफ के ऊपर और कैसे वो इतने फेमस हुए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अ रेवोल्यूशनरी कंपनी बट बिकॉज ऑफ हिज फिलैंथ्रोपी वर्क एज वेल। और अपने फैक्ट नंबर 8 में हम बात करेंगे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर है सिएटल, वॉशिंगटन में। इन ईयर 2000 बिल और मेलिंडा गेट्स ने एक फाउंडेशन बनाई टू रिड्यूस द एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द वर्ल्ड एज वेल एज टू फोकस ऑन हेल्थ केयर, जिससे वो दुनिया की कुछ सबसे गरीब कंट्रीज में गए और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चैरिटी वर्क किया, सो दैट वट एवर वेल्थ दे हैव अर्नड दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इट और दे कैन डोनेट इट टू दोज कंट्रीज हु नीड देम द मोस्ट। और इसके साथ साथ इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड फाउंडेशन, जिसकी वर्थ है almost $46.8 billion. And I believe that it is a big learning for every one of us. अगर आपके पास success है, अगर आपके पास resources है, please give us back to the society, because there are so many people who need your help, who need your attention, and if you have anything which is related to success, do not hesitate to give back to the society. And let's move on to our fact number 9, जहां पर बिल गेट्स ने अपनी लाइफ में 2 books publish की हैं। The first one was The Road Ahead, which was published in year 1995, and the second one is quite special, जिसका नाम था Business at the Speed of Thought। और इस बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है बिजनेस प्रॉब्लम्स को इन न्यू वेज। दो आज के टाइम में वो बुक हमें बहुत रेलेवेंट ना लगे, लेकिन इफ यू गेट अ चांस टू रीड दैट बुक, डू रीड इट, एंड इससे आपको पता चलेगा कि हाउ फ्यूचरिस्टिक हिज थिंकिंग वाज। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर फैक्ट नंबर 10, जो बेसिकली एक फैक्ट नहीं है, बेसिकली एक कोट है जो बिल गेट्स ने कहा था, और वो कोट था, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबडी इन द वर्ल्ड, एंड इफ यू डू, यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ।
कितना इंपॉर्टेंट है ये कोट हम लोगों के लिए समझना आज की लाइफ में, वेयर इन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद एवरीबडी इन द वर्ल्ड, जस्ट लीव एनीबडी। और अगर हम इस बात को समझ सकते हैं हम अपने टैलेंट को बाहर ला सकते हैं और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटिंग है ये कोट। और इस पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज़ गिव अस अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Till next time, see you soon in next video. Goodbye. It's time for the human race to enter the solar system. Well said by the former Vice President of US, Dan Quayle. And here I am, Ruchi, welcoming you all to our channel Lighten the Power of Kids. So today's topic is solar system and I'm very excited to have a tour of our solar system. I hope you all are also very excited with me and we are going to know a lot about our solar system today. Before this video, let me tell you that we have already given our video on galaxy and universe, and if you have not seen that yet, you can go to our channel and watch that videos, and that will help you to understand our solar system in much better way. So let's get start our tour of solar system. So in our first bit, let me clear this, that what do we understand by the term solar system. सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में जो मेन स्टार है वो है सन। यस, और इस सन का है अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम और ये ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम रखता है कंट्रोल में सारे प्लैनेट्स को जो ऑर्बिट करते हैं सन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो दीज प्लैनेट्स, द सन, all encompasses together and make a solar system. So now we know what is a solar system, and it is also important to understand why we call it solar system. Solar, guys, let me tell you that the solar word is a Latin word which means sun, and sun, as I told you, is an important part of the solar system. If we can say that sun is the main element of the solar system because of which all the planets are able to rotate it on their axis, right? और अगर ये ग्रेविटेशनल पुल ही ना हो तो शायद ये सोलर सिस्टम ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्रिएट दिस सोलर सिस्टम, दैट इज व्हाई वी कॉल इट सोलर सिस्टम। इन आर थर्ड फैक्ट जल्दी से जान लेते हैं हमारा सोलर सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है। सबसे पहले इट कंसिस्ट आर स्टार। यस, अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करी जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही स्टार है। डू यू नो दैट? सिर्फ सन ही एक अकेला स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में और जो बाकी स्टार्स दिखते हैं हमें वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं आते हैं गाइज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें मिल जाते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स जैसे कि मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स और भी अवेलेबल है। प्लस वी कैन सी देयर मेनी कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स इन आवर सोलर सिस्टम. So as I told you, our solar system consists number of planets, and in case if you want to know more about any of these planets, let me tell you, we have our separate video on each planet. You can go and watch them. And let me tell you, अभी हमें सिर्फ आधा ही पता चला है सोलर सिस्टम के बारे में और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है. So don't miss all the points of solar system. Watch our video till the end. Don't forget to like, share and subscribe our channel Lighten the Power of Kids. Now in our fourth point, next question which comes in our mind कि ये सोलर सिस्टम क्रिएट कैसे हुआ, और इसका आंसर लेके मैं आई हूँ और आपको बताती हूँ कि सोलर सिस्टम was created before 4.6 billion years ago. Yes, about 4.6 billion years ago, there was a giant gas ball which was known as solar nebula, and it was collided in itself and formed our sun, our planets,
stars, comets, meteoroid, and they all come together to form our solar system. Okay, in our fifth fact, let me tell you the diameter of our solar system. And after so many research work, our scientists found out that the diameter of our solar system is 287.46 billion kilometer approximately. In our sixth fact, let me tell you the age of our solar system. That is, as I told you earlier also, 4.6 billion years. In our sixth fact, let me give you a brief about all the planets of our solar system. So, if we talk about the planets of our solar system, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. एक में आ जाता है इनर पार्ट और दूसरा आ जाता है आउटर पार्ट. इनर पार्ट की बात करें तो उसमें जो प्लैनेट्स हैं वो है मार्स, वीनस, अर्थ and Mercury. And if we talk about these planets, they are made up of rock and metal. And outer planet में exist करते हैं हमारा Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, जो main planets हैं. और ये बने हैं सिर्फ gases से, like hydrogen, helium and other gases. तो ये तो था एक brief about the planets of our solar system. In case if you want to have detailed knowledge about these planets, as I told you, you can watch our video made on these planets separately. In our seventh fact, if we talk about the mass of our solar system, let me tell you कि इसका 99.7% of mass contains by the sun only. Yes, you heard it right. And अगर मैं आपको बताऊँ कि सन का मास कितना है तो that is 1.989 multiplied by 10 raised to power 30 किलोग्राम. और ये जो मास है ये आपको पता है अगर अर्थ से कंपेयर किया जाए तो कितना होगा. It is 333,000 times of Earth's mass. तो सन ही इतना बड़ा है कि उसका 99.7% मास ओवरऑल सोलर सिस्टम में सन कंसिस्ट करता है. फ्रेंड्स, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ लॉन्ग विल आवर सोलर सिस्टम लास्ट? इसका कितना लाइफ स्पैन है? चलिए मैं बताती हूँ आपको कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी एज है 4.6 बिलियन ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये 5 बिलियन ईयर्स अपने जी चुका है. और अगर आगे की बात करें तो अभी भी इसके पास 5 बिलियन ईयर्स हैं इसकी लाइफ स्पैन में. यस, तो टोटल लाइफ स्पैन की बात करी जाए सोलर सिस्टम की, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन ईयर्स अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स ऑफ आवर एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट. In our ninth fact, let me tell you that our solar system orbit around the galactic center. Yes, and in our last video, galaxy video में मैंने आपको बताया था that we have a supermassive hole in our galaxy that is known as Sagittarius A star, और उसी को गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं. हमारा सोलर सिस्टम ऑर्बिट करता है उस गैलेक्टिक सेंटर के, और आपको पता है वो उस गैलेक्टिक सेंटर का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? It is approximately 230 million years. In our 10th fact, let me tell you, NASA's Voyagers are only human-made Voyager spacecraft who are able to leave our solar planet. Yes, you know Voyager 1 और Voyager 2 वो दो spacecraft है जिन्होंने हमारे solar system को leave किया, जो exit किया solar system को. और अगर मैं आपको Voyager 1 और Voyager 2 की थोड़ी सी brief बताऊँ history के बारे में, तो ये दोनों twin spacecraft थे. लेकिन ये जो Voyager 2 था ये पहले रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था Voyager 1 से 16 डेज बिफोर. पर Voyager 1 की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो Voyager 2 से 6 मंथ बिफोर ही सोलर सिस्टम से एग्जिट कर गया था. यस गाइज, इजंट इट इंटरेस्टिंग? सो दीज वर सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम. और अगर आपको इसी तरीके की नॉलेज किसी और प्लैनेट के बारे में चाहिए या गैलेक्सी के बारे में चाहिए या ऑन एनी अदर टॉपिक यू वांट टू एनहांस आवर नॉलेज, देन keep watching our channel Lighten the Power of Kids. And as I told you, subscribe our channel so that in case in future if we upload any video, आपको वो फौरन मिल जाए. तब तक के लिए बाय बाय.
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव एंड आई वेलकम यू टू आवर चैनल लाइटन द पावर ऑफ किड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल और इन्फॉर्मेटिव। और आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं हमारी आइकन सीरीज में, उन्हें माना जाता है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर। क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and please press the bell icon so you do not miss any update whenever we upload any video. So let's get on with today's video और आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर वॉरेन बफे के बारे में। And our fact number 1 is Warren Buffett is an American investor and a business tycoon who is, जैसे कि मैंने आपको बताया, who is believed to be the most successful investor in 20th century. And let's move on to our fact number 2. Warren Buffett was born on 30th August year 1930 in Nebraska, USA. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 की, जिसमें हम बात करेंगे वॉरेन बफे के चाइल्डहुड के बारे में। एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 11 उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था मनी को इन्वेस्ट करना, अर्न करना और सेव करना, और उन्हें बहुत पसंद था मैथमेटिक्स और नंबर्स। उनकी उम्र में जो बच्चे थे वो पार्क्स में खेला करते थे, लेकिन वॉरेन बफे ने 11 ईयर्स की एज में 3 शेयर्स खरीदे। एक कंपनी थी जिसका नाम था सिटको और उन शेयर्स का प्राइसेस था $35 ईच। और आज इसके साथ हमारा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो था ताकि हम लोगों को एडुकेट कर पाएँ, बच्चों को एडुकेट कर पाएँ, ताकि वो अर्ली एज में सेविंग्स करें और उन्हें इन्वेस्ट करें विच एवर मीन्स आर पॉसिबल फॉर देम। एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर फैक्ट नंबर 4। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉरेन बफे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज इन बिजनेसेस, सो इसलिए उन्होंने अपनी एजुकेशन और ग्रेजुएशन कंप्लीट की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का। And let's move on to our fact number 5, wherein at the age of 20, Warren Buffett earned $10,000 from his childhood businesses of trading shares. And let's talk about our fact number 6, जिसमें हम बात करेंगे वॉरेन बफे की सक्सेस जर्नी के बारे में। सो उन्होंने अपने होम टाउन ओमाहा में एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की जिसका नाम रखा उन्होंने बुफे पार्टनरशिप, जिसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स उनके अपने फैमिली मेंबर्स थे। उन्होंने अंडर वैल्यूड कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदना स्टार्ट किया एंड ही यूज्ड टू सेल देम व्हेन द शेयर्स बिगेन टू राइज। इसने उन्हें बनाया एक्सट्रीमली रिच एंड पॉपुलर, इतना पॉपुलर दैट ही वॉज कॉल्ड द ऑरेकल ऑफ ओमाहा। From the very early age, Warren Buffett used to have a very successful mantra and the mantra was compounding. वो किसी भी शेयर को या किसी भी प्रोडक्ट के शेयर को अंडर वैल्यूड ही खरीदते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेन है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 10 रुपीज़ है, उसकी वैल्यू को वो कभी भी उसकी वैल्यू से ऊपर नहीं जाने देते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 10 रुपीज़ का पेन है एंड इफ इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रुपीज़ लाइक 13 in the market, he never used to purchase that kind of shares. So he used to patiently wait so that the value comes down below 10 rupees और उसके बाद वो इन्वेस्ट करते थे, और जब शेयर्स के प्राइसेस 10 रुपीज़ से ऊपर जाने लगते थे he used to sell his stocks, और इसने उनके फॉर्चून को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। और ये वो मंत्र है जिसे वो आज भी फॉलो करते हैं। और गाइज, लेट्स टॉक अबाउट आवर फैक्ट नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे बर्कशायर हैथवे के बारे में। बहुत सारे लोग जिन्होंने वॉरेन बफे के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, उन्हें शायद पता होगा कि बर्कशायर हैथवे क्या है। बेसिकली उन्होंने एक मेजॉरिटी स्टेक खरीदा एक टेक्सटाइल फर्म के अंदर जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे। बाद में उन्होंने उस टेक्सटाइल बिजनेस को ऑल ओवर बंद कर दिया और उसकी सारी एसेट्स को जो परफॉर्म नहीं कर रही थी उन्हें सेल कर दिया। इट वॉज द सक्सेस ऑफ दिस फर्म दैट हैज मेड हिम वन ऑफ द रिचेस्ट अमेरिकन। एंड फ्रेंड्स, अपने फैक्ट नंबर 8 में हम बात करेंगे वॉरेन बफे की एक बहुत ही अच्छी हैबिट के बारे में। When he wakes up in the morning, he put his nose in the newspaper. He reads 500 pages every single day and he spends almost 80% of his day in reading. And
Once he was asked that what is the mantra of his success, और उन्होंने कहा, if you read 500 pages like this every single day, it's knowledge. This is how it works. It works like compound interest. So guys, I hope आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी आज की, and let's move on to our fact number 9, जिसमें Warren Buffett is so popular and there are so many people who wants to have lunch with him, and once a person paid $4.57 million just to have lunch with him. Later on, that money was donated to a local charity. And guess who would not like to sit with the best investor in the world and most successful investor of the century? And let's move on to our fact number 10. In year 2013, Warren Buffett's net worth rose from $46 billion to $59 billion, and he was earning $37 million every single day. And his current net worth is $81 billion as of December 2020. And I really hope आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको पसंद आया होगा वॉरेन बफे का पैशन फॉर इन्वेस्टमेंट, और बहुत ही पैशन से हम बनाते हैं आपके लिए वीडियोस लाइटन पर। इसके साथ ही आई एम गोना मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। हेलो लाइटन फैमिली, नमस्ते जी, मेरा नाम है अभिनव एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल लाइटन द पावर ऑफ किड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में शायद जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एक ऐसा विजनरी लीडर जिनके एफर्ट्स सबसे अलग थे, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, और जिन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल and do not forget to press the bell icon so that you do not miss any notification whenever we upload any video. और इसके साथ साथ I would request you to check out our app which is Lighten the Power of Kids, जिसमें ऐसे ही बहुत ही सारे टॉपिक्स पर हम लेकर आते हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव येट सिंपल कंटेंट, जिसको समझना आपके लिए होगा बहुत ही ज़्यादा आसान और आप याद रख पाएंगे उसे बहुत ही लंबे टाइम तक। उसके साथ साथ उस ऐप के अंदर हैं कुछ और हाइलाइट्स जैसे डेली न्यूज़ बुलेटिन, हिस्ट्री ऑफ द डे एंड पावर वर्ड वोकैबुलरी। टू चेक आउट आवर ऐप, लिंक इज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 की। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी एंड अ फ्रीडम फाइटर, जिनका जन्म 23 जनवरी ईयर 1897 में कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था, और वो आते थे एक वेल्दी बंगाली लॉयर फैमिली से। और आइए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 2 में सुभाष चंद्र बोस की अर्ली एजुकेशन के बारे में। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ब्राइट थे पढ़ाई में, इसलिए उनके जो फादर थे उन्होंने उनका एडमिशन कराया स्कॉटिश यूरोपियन स्कूल कटक के अंदर, जहां पे उन्होंने 1913 के अंदर 10th स्टैंडर्ड के अंदर सिक्योर की 2nd पोजीशन, और उसके बाद उनका जो एडमिशन था वो हुआ प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा के अंदर, जहां से उन्हें एक्सपेल किया गया। और क्यों किया गया उन्हें एक्सपेल, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में। जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर पढ़ते थे उस टाइम पर वो समाज सेवा भी करते थे, और उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जो हमारी हेल्थ सर्विसेज थी कंट्री की उन्हें बहुत ही बेकार किया हुआ था। उस टाइम पे बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां जो थी वो इंडिया के अंदर फैल रही थी, जैसे कि कॉलेरा, जैसे कि इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स। लेकिन जो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी कॉलेरा। कॉलेरा उस टाइम पर बार बार लौटकर देश में आ रहा था, और उस टाइम पर लगभग 2.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके थे, और जहां भी आप देखेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज थी। इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए,
और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को सोशल सर्विस में हेल्प करना शुरू कर दिया जब वो कॉलेज के अंदर थे। इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्हें कॉलेज में उनकी जो यूनियन थी उसका लीडर बनाया गया और वो बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट लीडर बनकर उभरे। उस टाइम पे कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स थे। उनमें से एक प्रोफेसर ऐसे थे जो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही खराब बिहेव करते थे और उन्हें बेवजह मारा करते थे। और एक ऐसे ही इंसिडेंट पे उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की कि क्यों मारा जाता है इंडियन स्टूडेंट्स को, जिस पर प्रिंसिपल को उन्होंने बोला कि अगर ये बंद नहीं हुआ और उस प्रोफेसर ने माफ़ी नहीं मांगी तो वो स्ट्राइक करेंगे। एंड लेटर ऑन उन्होंने स्ट्राइक की भी और उस प्रोफेसर ने मांगी माफ़ी, लेकिन उसके बाद भी जो बिहेवियर था वो चेंज नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने दोबारा स्टूडेंट्स को मारना शुरू करा और जब ये देखा उन्होंने तो कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर उन्हीं प्रोफेसर को पीट डाला और उसके बाद उनको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया। जब उनके पेरेंट्स को पता चला कि उन्हें कॉलेज से एक्सपेल किया गया है तो उन्होंने उन्हें कन्विंस किया इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जिसका एग्ज़ाम और जो प्रिपरेशन थी वो हुआ करती थी इंग्लैंड के अंदर। नेताजी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड गए, जहां पर जो कोर्स हुआ करता था वो हुआ करता था उस टाइम पर 4 साल का, लेकिन उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया विद 4th रैंक ओवरऑल इन जस्ट 7 months। और 1 साल और वहां रहने के बाद इन ईयर 1921 उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के लिए, वही ब्रिटिशर्स जो उनके देश में इतना ज़्यादा लोगों को टॉर्चर और उनके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। और फाइनली उन्होंने उस जॉब को लात मारी और वापस आ गए अपने देश इंडिया। उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत कन्विंस किया, उनकी फैमिली ने उन्हें बहुत कन्विंस किया जॉब ना छोड़ने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और आ गए इंडिया। और उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे they were even shocked और ये न्यूज़ थी न्यूज़पेपर्स में उस टाइम पर कि कैसे एक इंडियन ने इतने बड़ी टॉप मोस्ट रैंक की जॉब को लात मार दी और उससे पहले ये एग्जाम्पल कभी नहीं देखा गया था। So friends, now let's move on to our fact number 4. Upon his return from England in year 1923, Netaji Subhash Chandra Bose became the president of All India Youth Congress. और इसके साथ साथ he ventured into journalism and he started his newspaper Swaraj. And eventually in year 1938, he became the president of Indian National Congress. और आइए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 5 के बारे में। इन ईयर 1939 जब सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ही हैड अ फॉल आउट विद कांग्रेस बिकॉज ही वॉज एडवोकेटिंग दैट वी शुड स्टार्ट एन आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स सो दैट वी कैन गेन द फ्रीडम अ लिटिल अर्ली। बट एट दैट टाइम Gandhi ji was very adamant that we should only use techniques which are non-violent in nature. क्यों कहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि हमें एक आर्म्ड रेवोल्यूशन स्टार्ट करनी चाहिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ? क्योंकि उस टाइम पर जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने की वर्ज पर था और उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज थी वो अलाइड फोर्सेस के खिलाफ लड़ रही थी, जिसमें ब्रिटेन भी एक हिस्सा था। और इसीलिए उन्होंने ये एडवोकेट किया कि नॉन वायलेंस टेक्निक्स जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक पैरेलल आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए जहां पर हम एक आर्म्ड रेवोल्यूशन स्टार्ट करें और ब्रिटिशर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाएं। और अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 6 के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 11 बार जेल में डाला था ब्रिटिशर्स ने बिटवीन द ईयर 1921 एंड 1941। जो उनके तरीके थे ब्रिटिशर्स से लड़ने के वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज थे और इसकी वजह से बार बार जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें जेल में डालते थे, उन्हें टॉर्चर भी करते थे, बट ही वॉज ऑलवेज अनडिटर्ड व्हाट हिज मोटिव वॉज। और अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 7 के बारे में, जो कि थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि उसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या स्टेप्स लिए थे सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। जैसे कि हमने बात की हमारी कुछ पिछली वीडियोस में, बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही थी हमारे देश के अंदर आज़ादी की स्ट्रगल के अंदर। देश के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। नॉन वायलेंट तरीके जो गांधी जी के वो तो थे ही, इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस टाइम पर सोचा कि क्यों ना
अलायंस को बनाया जाए दूसरे देशों के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। उस टाइम पर उन्होंने सोचा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, तो उन्होंने देखा कि दुनिया में सिर्फ 2 पावर्स हैं। पहली थी अलाइड फोर्सेस, जिसके अंदर था ब्रिटेन, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे, उसके अलावा एक और कॉलोनियल मेजर जाइंट फ्रांस, इसके अलावा उसके अंदर अमेरिका था और उसके अंदर था रशिया। और जो दूसरा एक्सिस था उसका था नाम एक्सिस पावर्स, जिसके अंदर फोर्सेस थी जर्मनी की, इटली की और जापान की। तो उन्होंने सोचा कि वो मॉस्को जाएंगे और वहाँ से अपने लिए जो समर्थन है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। सो बहुत ही डिस्क्रीट तरीके से वो पहुँचे काबुल के रास्ते। मॉस्को पहुँचना चाहते थे लेकिन वो पहुँचे बर्लिन, दैट इज़ जर्मनी। और उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की हिटलर से और उन्होंने हिटलर को समझाया क्या है उनकी मूवमेंट, क्या चाहते हैं वो और कैसे वो हराएंगे ब्रिटिशर्स को अपने देश के अंदर। और वो जो स्टेप था वो हिटलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हिटलर भी ब्रिटेन को हराना चाहता था इस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और उन्होंने 4000 जो प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिन्हें कैप्चर किया था जर्मनी की नाजी पार्टी ने, ब्रिटेन से उन्हें फ्री किया, उन्हें वापस दिया, जो उनके साथ शामिल हो गए। उसके बाद जर्मनी ने उन्हें समझाया कि जर्मनी का जो डिस्टेंस है इंडिया से वो बहुत दूर है, वो उन्हें डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने उन्हें डायरेक्ट किया जापान की तरफ। और उसके बाद वो सुमात्रा आए। सुमात्रा बेसिकली एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, वहाँ पर वो आए और उसके बाद उन्होंने एक फ़्लाइट ली, सीधा जापान पहुँचे और मिले जापान के प्राइम मिनिस्टर से। जो वो जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने उन्हें अपना पूरा प्लान समझाया। उस टाइम पर जो जापान था वो सिंगापुर के ऊपर हमला करने वाला था, क्योंकि जो सिंगापुर था वो बेसिकली एक ब्रिटिश कॉलोनी था। और उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के साथ 45,000 इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे थे और स्टेशन थे सिंगापुर में। नेताजी ने उन्हें एक प्लान समझाया, जब भी आप बॉम्बार्डमेंट करें सिंगापुर के ऊपर, उसके साथ साथ आप एयरप्लेन से पैम्फलेट्स फेंकें और उन पैम्फलेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस, दैट इज हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी और तमिल में लिखा होना चाहिए कब तक आप अपने देश के खिलाफ गद्दारी करेंगे और कब तक आप अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहेंगे। और उनकी जो ये टैक्टिक थी ये काम आई। और उसके साथ साथ जब जापान ने सिंगापुर के अंदर ब्रिटिशर्स को हराया और जब सिंगापुर जापान के अधीन आया, उस टाइम पर जो 45,000 लोग थे जो बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे, वो आए नेताजी के साथ और उन्होंने वहाँ पर बनाई आज़ाद हिंद फौज। और आइए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 8 की, जिसमें ब्रिटिशर्स को अब तक ये पता चल चुका था कि सुभाष चंद्र बोस कितने पावरफुल हो चुके हैं और जापान ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था म्यांमार के अंदर, जिसका पुराना नाम बर्मा था। और बर्मा के रास्ते आज़ाद हिंद फौज को लेते हुए नेताजी ने एक प्लान बनाया कि वो आएंगे नागा पहाड़ियों के तरफ से होते हुए इंडिया के अंदर और अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को वहाँ से स्टार्ट करेंगे विद एन आर्म्ड मूवमेंट। और उन्होंने किया भी वैसा ही। बर्मा के रास्ते होते हुए नागालैंड के प्लेन्स को क्रॉस करके वो आए मणिपुर और उन्होंने फहराया वहाँ पर सबसे पहले तिरंगा। Let's talk about our fact number 9. In fact number 9, we are going to talk about Rani Lakshmibai Regiment. It was an all-women regiment which was started by Netaji Subhash Chandra Bose and it was part of Azad Hind Fauj. Friends, let's talk about the last fact of the video, which is our fact number 10. Very sadly, on 18th August 1945, we heard the news of the sudden demise of Netaji Subhash Chandra Bose. क्या था वो? उस टाइम पर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। उस टाइम पर बेसिकली इट वाज ईयर 1945 और उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अमेरिका ने 2 एटम बम्स को ड्रॉप किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। जितनी भी सप्लाईज थी और एम्यूनिशन की सप्लाई थी वो बेसिकली आज़ाद हिंद फौज को आ रही थी जापान से। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होते ही जापान वॉज नॉट इन द पोजिशन टू रीसप्लाई द आज़ाद हिंद फौज और उसकी वजह से उन्होंने अपने जो सैनिक थे जो उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेशन थे उन्हें वापस बुलाया और ही वॉज वर्किंग ऑन अ स्ट्रैटेजी कि कैसे वो कोई पैरेलल स्ट्रैटेजी से इंडिया के अंदर जो
फ्रीडम स्ट्रगल है उसको और ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं. सो ही वॉन्टेड टू गो टू रशिया एंड ही वॉज इन वियतनाम एट दैट टाइम. और उन्होंने एक फ्लाइट ली जो जिससे वो रशिया जाना चाहते थे एंड ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ न्यू अलायंस. लेकिन जब वो प्लेन ताइवान में था, ताइवान के एयर स्पेस के ऊपर था, इट गॉट क्रैश्ड एंड उसी से उनकी डेथ हुई. दो बहुत ही सारी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत ही सारी थ्योरीज़ हैं कि उनकी डेथ हुई भी थी या नहीं हुई थी, या किस वजह से हुई थी, या उस टाइम पर हुई थी या नहीं. लेकिन इसके आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि जब आज़ाद हिंद फौज के जब सैनिक थे जिनको रीसप्लाईज नहीं मिल पा रही थी, ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैप्चर किया. 3 बहुत ही बड़े जो सबसे बड़ी लीडरशिप थी उस आज़ाद हिंद फौज की, उसके अंदर थे शहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और पीके सहगल. उनको ब्रिटिशर्स ने दिल्ली बुलाया और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुकदमे चलाए वॉर क्राइम के. लेकिन दे वर वेरी स्टबर्न और उन्होंने बोला कि हाँ वो आज़ाद हिंद फौज के लिए लड़े हैं और उसी के लिए लड़ते रहेंगे. एंड लेटर ऑन उस टाइम पे जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनके पास भी बहुत ही ज़्यादा क्रंच था सोल्जर्स का, और उनके पास बहुत ज़्यादा क्रंच था सप्लाईज और रिसोर्सेज का भी, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो पूरी दुनिया में पिछले कई सालों से वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर एक्टिव था और उनके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को कंटेन कर पाएं. और इसकी वजह से जब ये 3 लीडर्स पकड़े गए और उनको टॉर्चर किया गया, जो आम जनता थी उस टाइम पे इंडिया की, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और जगह जगह पर रिवोल्ट स्टार्ट हुए. और कैसे बेसिकली जो रिवोल्ट था बहुत ज़्यादा बढ़ा. उस टाइम पर जो 3 आर्म्ड फोर्सेस थी, ब्रिटिश रॉयल नेवी, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स एंड ब्रिटिश आर्मी, उस टाइम पर उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो इंडियन सोल्जर्स काम किया करते थे. और जब उन्होंने ये देखा कि कैसे आज़ाद हिंद फौज को टॉर्चर किया जा रहा है और उनके अंदर लड़ने वाले सैनिकों के ऊपर वॉर क्राइम्स के केसेस चलाए जा रहे हैं, तो उन आर्म फोर्सेस के अंदर भी बेसिकली रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. और वो रिवोल्ट इतना बढ़ने लगा कि सबसे पहला जो रिवोल्ट था वो हुआ रॉयल नेवी के अंदर, और जो उसके अंदर इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने बेसिकली पूरी तरीके से कब्जा कर लिया रॉयल नेवी के ऊपर जो इंडिया में ऑपरेट करती थी. और धीरे धीरे वो एयरफोर्स तक पहुंचा और अल्टीमेटली वो पहुंचा इंडियन आर्मी के अंदर. उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि उस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे इंडिया के अंदर और 25 लाख इंडियन सोल्जर्स थे. उस टाइम पर उन्हें समझ में आ गया कि दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर पोजीशन, दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर गार्ड, एंड इवेंचुअली दे डिसाइडेड दैट दे विल हैव टू गो आउट ऑफ द कंट्री एंड इंडिया विल इवेंचुअली बिकम इंडिपेंडेंट. और ये था इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमें फ्रीडम दिलाने के लिए. वो इतने विजनरी थे, इतने इंटेलिजेंट थे और उनकी स्ट्रैटेजीज इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इवेंचुअली जो पैरेलल मूवमेंट्स थी जो देश के अंदर उस वक्त चल रही थी, उनके साथ साथ जो उनकी मूवमेंट्स थी, उन्होंने दिलाई हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से. और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. बताइए हमें कमेंट्स में कैसी लगी आपको वीडियो और सजेशंस इस वीडियो के बारे में. प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. बहुत ही पैशन से बनाते हैं हम आपके लिए वीडियोस. एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डू नॉट मिस एनी अपडेट व्हेनेवर वी अपलोड एनी वीडियो. इसके साथ साथ डू चेक आउट आवर ऐप विच इज़ लाइटन, और उसको डाउनलोड कीजिए और उस ऐप को स्क्रॉल करके देखिए कितना अमेजिंग कंटेंट है आप लोगों के लिए उसमें. एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू. Hello my dear Lighten family, I'm Ruchi and you are watching your own channel Lighten, the power of kids. आज मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी उस चीज़ को जानने के लिए उतना ही क्यूरियस होगे जितना मैं क्यूरियस रहती हूँ. लाइक all night when we look at the stars, when we look at the moon, such kind of curiosities come in our mind to know about them more. You know, there are many more planets apart from Earth and we always are very curious to know about all those planets. If we talk about Milky Way galaxy, इसके अलावा भी और गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है हमारे यूनिवर्स में. यहाँ बहुत कुछ है, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स,
lots of things are there about which we have our curiosity, एंड ये क्यूरियोसिटी बढ़ती ही चली जाती है और ये हमारा एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड क्रिएट कर देती है जिसके बारे में हम हमेशा जानना चाहते हैं। और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसी ही ट्रिप पे जहाँ हम इन सब के बारे में जानेंगे, जहाँ ये सब एग्जिस्ट करता है। यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिवर्स। Yes, so are you ready to come on the trip to universe? So please take a seat and get set ready to know more about the universe. Oh, I think this is the best place to talk about universe. और आप भी इसी तरीके से अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाते चलिए क्योंकि धीरे धीरे मेरे फैक्ट्स आपकी इमेजिनेशन में जाके आपके फैसिनेटिंग वर्ल्ड को पेंट करने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू यूनिवर्स। यस, और अगर हम सबसे पहले बात करें कि यूनिवर्स होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स इज ऑल स्पेस टाइम एंड कंटेंट की बात करें तो सारे मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, एवरीथिंग कम्स इन दिस universe. Yes, they all come together and make our universe. So now we know that what is universe, but still one question is there in my mind जो मुझे टिक टिक करे जा रहा है कि ये यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ था। और बहुत से साइंटिस्ट ने इस पे अपनी रिसर्च वर्क दिए और उन्होंने बताया कि ये यूनिवर्स कैसे क्रिएशन में आया। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उनकी थ्योरी के बारे में। दैट थ्योरी वाज बिग बैंग थ्योरी, और वो थ्योरी दी थी हमें साइंटिस्ट एडविन हबल ने। और उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि before 13.8 billion years ago there was an atom in the existence। और अगर हम उस एटम की बात करें, there were so many nuclear reactions were going on in that atom। और जब वो न्यूक्लियर रिएक्शन से एक्सप्लोड हुआ और उसके एक्सप्लोजन से जो गैसेस निकली वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन मोड में थी कि उनसे बनते चले गए बहुत सारी गैलेक्सीज, बहुत सारे गैलेक्सी के अंदर के क्रिएटर्स लाइक योर सोलर प्लैनेट प्लस मैनी ऑफ द एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड, स्टार्स, दे ऑल came into the existence और ये एक्सपेंशन क्रिएट करता चला गया हमारा यूनिवर्स। यस, ये सारा एक्सपेंशन इज नोन एज यूनिवर्स टुडे। सो नाउ वी नो हाउ द यूनिवर्स इज क्रिएटेड। अब अपने थर्ड फैक्ट में हम जानते हैं कि हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स। यस, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स रिसर्च आवर यूनिवर्स इज 13.8 billion year old। Oh my god, it is too old, right? In our fourth point, let me tell you the size of universe. And frankly speaking, no one knows the exact size of universe because universe is so big and it is not visible right till the edge. We can't see the edge of universe, but as per the scientists' knowledge, we know that the visible universe size is 93 billion light years. Yes, and अगर आपको लाइट ईयर के बारे में नहीं पता है तो इसकी भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। 1 light year is equals to the distance traveled by the light in a year. Yes, और that is approximately 9 trillion kilometer. In our fifth fact, if we talk about the components of universe, तो हमें पता है कि ये इंक्लूड करता है सारा स्पेस। स्पेस में क्या कुछ नहीं आता। स्पेस इज ऑल व्हाट वी हैव, ऑल दी स्टार्स, गैलेक्सीज, solar planet, asteroid, meteoroids, moon, everything comes in this space, and plus all the time, matter, energy, everything all together come and make our universe. Okay, तो मैं आपको बता दूं, ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने भी यूनिवर्स के बारे में कुछ कहा था और उन्होंने कहा था कि देयर इज नथिंग बिगर एंड ओल्डर देन यूनिवर्स। यस, अपने सिक्स्थ फैक्ट में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि हमारे यूनिवर्स सिर्फ एक ही है, इसके अलावा कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता। वी हैव ओनली वन यूनिवर्स इन एग्जिस्टेंस। In our seventh fact, let me tell you that Edwin Hubble gave us an important observation of his that our universe is in expansion mode. Yes, as I told you कि जो एटम का एक्सप्लोजन हुआ था उसके एक्सपेंशन से हमारा यूनिवर्स क्रिएशन में आया था, लेकिन वो एक्सपेंशन अभी भी नहीं रुका है। Yes, our universe is
स्टिल इन द एक्सपेंशन मोड और हर सेकेंड वो बढ़ता जा रहा है। एज आई टोल्ड यू, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट साइज ऑफ यूनिवर्स। वो इसलिए भी नहीं पता लगा सकते क्योंकि वो हर सेकेंड एक्सपेंशन मोड में है। जितना साइज उसका हमें आज मिलेगा उससे ज़्यादा हमें कल मिलेगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस जर्नी टू यूनिवर्स। एंड इसी के साथ आपने लाइक तो कर ही दिया होगा हमारी वीडियो को, नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो बिकॉज देयर आर मैनी मोर टू नो अबाउट द यूनिवर्स। तो एंड के स्टॉपेज तक जाना है, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाना है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने 8th फैक्ट में मैं आपको बता दूं कि एडविन हबल को इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिली यूनिवर्स के बारे में। यस, that is with the help of his telescope which is there in NASA, that is Edwin Hubble telescope. Yes, Hubble telescopes give us this explanation that what is the size of universe, how it is in the expansion mode, और इसके थ्रू अगर हम बात करें तो we are able to go as far as 13 billion years. Yes guys. अच्छा, ये तो हम सभी सोचते हैं कि हम एक दिन वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप यूनिवर्स टूर पे जाओगे? कभी आया है आपके दिमाग में? मैं आपको बता दूं, ऐसा सोचना भी मत, बिकॉज ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, यूनिवर्स इज इनक्रेडिबली ह्यूज। यस, एंड नो वन हैज सीन इट्स एज येट। किसी ने भी उसके एज को नहीं देखा है अब तक। जो हमने साइज जाना है वो अपनी विजिबिलिटी के थ्रू जाना है कि ये इतना बड़ा है, पर हमें एग्जैक्ट साइज उसका अभी भी नहीं पता है। यस, तो गाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टूर दिस यूनिवर्स। एंड अगर हम एक मॉडर्न जेट फाइटर की बात करें, मॉडर्न जेट फाइटर प्लेन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम उसमें भी ट्रैवल करना चाहेंगे तो इट विल टेक मोर देन 1 million ईयर टू गो टू द नियरेस्ट स्टार ऑफ अस। क्या आप जानते हो हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है? जानते हो तो लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं बताती हूँ, वरना आपको परेशान मत हो। हमारा नियरेस्ट स्टार है सन। यस, इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी वी हैव ओनली 1 स्टार, दैट इज सन। बाकी स्टार्स जो हमें दिखते हैं वो हमारी गैलेक्सी में है ही नहीं। और अगर आपको सन तक भी जाना है तो आपका जेट फाइटर प्लेन लेगा मोर देन 1 million ईयर्स। यस, और अगर हम बात करते हैं कि आप लाइट की स्पीड से चले जाओ तो लाइट की स्पीड से जाने में भी आपको लग जाएंगे 1 billion years. Yes, so guys, it is impossible to take a tour of universe. Now we have one last interesting fact, और इस interesting fact में let me tell you कि अगर void space में आप 2 सेम मेटल को एक दूसरे के पास लाते हो तो वो join हो जाते हैं और उनको break ऐसे ही नहीं कर सकते आप। Yes, they will join till eternity. Yes, until and unless you try to break them. So ये तो थे 10 amazing facts about the universe। तो कैसा रहा आपका ट्रिप यूनिवर्स का? आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा यूनिवर्स के बारे में जानकर। आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी सी सेटिस्फाई हुई होगी और आपकी नॉलेज तो एनहांस हुई ही होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन, बाय बाय। हेलो माय डियर लाइटन फैमिली, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज की वीडियो होने वाली है दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट के बारे में। एक ऐसा स्पोर्ट जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग खेलते हैं और जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और आज हम बात करेंगे फुटबॉल के बारे में। और फुटबॉल का नाम सुनते ही कैसे यादें ताज़ा हो जाती हैं जब आप पार्क में छोटे होते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ बारिश के अंदर फुटबॉल खेलते हैं, या अपने किसी फेवरेट स्पोर्ट्स आइकन को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं लीग मैचेस में या अपनी नेशनल टीम के लिए। ऐसे ही बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में फुटबॉल के बारे में और उन्हें शेयर करेंगे आपके साथ। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ डू सपोर्ट अस एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी अपलोड एनी वीडियो। और आइए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 1 की। और इस फैक्ट में हम बात करेंगे
फुटबॉल के ओरिजिन के बारे में, इट इज़ टू बी सेड दैट फुटबॉल वॉज ओरिजिनेटेड और इन्वेंटेड अराउंड 476 BC in China and it was called कुजू। और ये कितना आयरॉनिकल है कि एक कंट्री चाइना जिसके अंदर इस गेम का इन्वेंशन हुआ और आज वो फीफा रैंकिंग में है लगभग 75th रैंक पर। And now let's move on to our fact number 2. फुटबॉल इज एन एसोसिएशन गेम जहां पर 2 टीम्स होती हैं और दोनों टीम्स में 11 प्लेयर्स होते हैं और वो एक दूसरे के अगेंस्ट इस स्पोर्ट को खेलते हैं। एंड द स्पोर्ट इज प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल। और क्या आप जानते हैं कि फुटबॉल को फुटबॉल के नाम से जाना जाता है दुनिया के हर देश में एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर इसे जाना जाता है सॉकर के नेम से। क्यों? क्योंकि वहाँ का एक अपना गेम है जो रग्बी की तरह खेला जाता है और उसे कहा जाता है फुटबॉल, जिसकी पिक्चर मैंने आपको बैकग्राउंड में दे दी है, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों फुटबॉल जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सॉकर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज दे हैव अ सेपरेट गेम विच हैज़ अ नेम फुटबॉल। और इसी के साथ साथ फुटबॉल दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग खेलते हैं फुटबॉल दुनिया में, लेकिन इसके साथ एक अमेजिंग फैक्ट जुड़ा है। वो 25 करोड़ लोग हैं 200 कंट्रीज़ के, जिनमें से 193 कंट्रीज़ ही यूएन के अंदर लिस्टेड हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो फुटबॉल की रीच है पूरी दुनिया के अंदर वो कितनी ज़्यादा वाइड है। और आइए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 3 की। और इस फैक्ट में बात करते हैं फुटबॉल फील्ड की, जहां पर हम फुटबॉल को खेलते हैं। सो जो मैक्सिमम लेंथ है एक फुटबॉल फील्ड की वो होती है 109.73 मीटर्स और जो विड्थ होती है वो होती है 68.58 मीटर। और अब बात करते हैं गोल पोस्ट की भी। जो गोल पोस्ट के जो पोस्ट होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 7.32 मीटर्स और जो हाइट होती है वो होती है 8 फीट। And friends, let's move on to our fact number 4. The ball which we use in the professional football has remained exactly the same from last 120 years. जो फुटबॉल बॉल होती है उसका साइज होता है 28 इंचेस के करीब, ऑलमोस्ट इतना ही होता है। एंड जस्ट इमेजिन 120 साल से बॉल की जो शेप है और जो साइज है हैज़ रिमेन्ड एग्जैक्टली द सेम। ऑल्दो ओल्ड टाइम्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज़न्ट दैट गुड एंड द बॉल यूज्ड टू बी अ लिटिल हैवी एंड द मटेरियल वाज नॉट दैट ग्रेट, बट आज के अगर फुटबॉल की हम बात करें द बॉल हैज़ बिकम अ लिटिल लाइटर एंड द मटेरियल इज ऑल्सो वेरी गुड। और इससे पहले बढ़े हम अपने नेक्स्ट फैक्ट जो हमारा फैक्ट नंबर 5 होने वाला है। आई वुड लाइक टू नो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल या तो खेलते हैं या खेलना चाहते हैं ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए क्या है आपका फेवरेट स्पोर्ट, क्या है वो फुटबॉल या कोई और स्पोर्ट। और अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं ऑन अ प्रोफेशनल लेवल इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग चॉइस, क्योंकि हमारे आगे बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के हु आर डूइंग amazingly well and they have become super successful and as well as rich. And let's talk about our fact number 5. क्या आप जानते हैं द ओल्डेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब विच इज शेफील्ड FC इन इंग्लैंड स्टिल इज इन एग्जिस्टेंस। और इस क्लब को क्रिएट किया गया था 1857 के अंदर एंड इट हैज़ रिप्रेजेंटेड ऑन न्यूमरस टीयर्स इन इंग्लैंड। एंड व्हेन आई से न्यूमरस टीयर्स सो ये बेसिकली क्लब लेवल पे खेले और इसके प्लेयर्स ने आगे चलकर क्लब को रिप्रेजेंट किया बड़ी लीग्स में भी। और चलिए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 6 की। यूरोपियन कंट्रीज ने डोमिनेट किया है वर्ल्ड कप में यूजुअली, और सिर्फ 1930 के वर्ल्ड कप और 1950 के वर्ल्ड कप ही 2 ऐसे वर्ल्ड कप्स हैं जहां पर किसी भी यूरोपियन कंट्री ने क्वालिफाई नहीं किया फाइनल के अंदर किसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में। वैसे डोमिनेट तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने भी किया है फुटबॉल में, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा नेक्स्ट फैक्ट। And now let's move on to our fact number 7. Up till year 1881, referees were not used in any official football match. और जो प्लेयर्स खेल रहे होते थे वही रिस्पॉन्सिबल होते थे रूल्स के लिए और फाउल्स के लिए। कितना फेयर प्ले हुआ करता होगा ना।
और अब जल्दी से आते हैं हम ईयर 1930 पर अपने फैक्ट नंबर 8 में, क्योंकि इन ईयर 1930 में खेला गया था फुटबॉल का फर्स्ट वर्ल्ड कप एंड दिस 1930 वाज प्रीटी डिफिकल्ट फॉर यूरोपियन कंट्रीज। जो वर्ल्ड कप हुआ था होस्ट उरुग्वे में, जो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। देयर वर 13 टीम्स व्हिच पार्टिसिपेटेड इन दिस कंपटीशन एंड उरुग्वे वन दिस वन। और उसके साथ साथ अब आते हैं ईयर 1937 पर, क्योंकि इस साल फर्स्ट टाइम टेलीविजन पर डेब्यू हुआ फुटबॉल का। और ये जो मैच था ये था इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल का एक प्रैक्टिस मैच, जिसके अंदर प्रैक्टिस मैच के अंदर फुटबॉल प्लेयर्स को आर्सेनल क्लब के खेलते हुए दिखाया गया। And friends, I really hope you're liking this video, and if you do, please give us a big thumbs up. और फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th फैक्ट की तरफ। एक प्लेयर हैं जिनका नाम है स्टीफन स्टेनिस। उन्होंने स्कोर किए 16 गोल्स एक सिंगल मैच में अपने क्लब के लिए, जिसका नाम था रेसिंग क्लब डी लेंस। और आज 78 ईयर्स बाद भी nobody is able to break his record. It is absolutely staggering record. इसके साथ साथ मैं बात करूंगा वर्ल्ड कप 2018 की, जो कि रशिया में हुआ था। आप जानते हैं उसकी टोटल व्यूअरशिप कितनी थी? लेट्स मेक अ गेस। ओके, मैं बताता हूं। उसकी जो टोटल व्यूअरशिप थी वो थी 3.5 बिलियन व्यूअर्स से भी ज़्यादा। That means almost half of the population of the world was watching that tournament. अब फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट फैक्ट की तरफ, विच इज आवर फैक्ट नंबर 10। और इस फैक्ट में हम बात करेंगे कुछ वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स के बारे में और कुछ स्पेशल फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में। जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं बिटवीन 1930 टू 2018, उनमें सबसे ज़्यादा बार अगर वर्ल्ड कप किसी टीम ने जीता है तो वो है ब्राज़ील, जिसने 5 टाइम्स वर्ल्ड कप को जीता है। सेकंड नंबर पर आती हैं जर्मनी एंड इटली, जिन्होंने 4 बार। और फिर आती हैं उरुग्वे, अर्जेंटीना और फ्रांस, जिन्होंने 2 बार। और इंग्लैंड ने और स्पेन ने 1 बार वर्ल्ड कप जीता है। और इसी के साथ कुछ स्पेशल प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने स्पोर्ट को खेला है। अगर मॉडर्न लेजेंड्स की बात करें तो उनमें आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, इसके साथ साथ डेविड बेकहम और इसके साथ साथ नेमार जूनियर, जो बहुत ही पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर्स हैं। इसके साथ साथ डिएगो मैराडोना, जिनेदिन जिदान एंड उसके साथ साथ पेले को कैसे भूल सकते हैं हम। हमारी एक वीडियो है डिएगो मैराडोना के बारे में, उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स और उन्होंने कैसे सॉकर खेला और कैसे अर्जेंटीना को जिताया वर्ल्ड कप। ज़रूर देखिएगा और इसका लिंक आ रहा होगा आई बटन में ऊपर, आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं उस वीडियो को। और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि इन बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी वीडियोस बनाएं और लेकर आएँ कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स आपके लिए। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई रियली होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आई एम गोना मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल लाइटन द पावर ऑफ किड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने बैकग्राउंड देख लिया है और आज हम बात करने वाले हैं एप्पल से रिलेटेड कुछ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो सब कुछ थे बट कन्वेंशनल नहीं थे। He was an icon, he was a legend and he was Steve Jobs. और शुरू करें आज की वीडियो हम, उससे पहले I would request you all to watch this video till the end, as we are going to come up with some amazing facts about the life of Steve Jobs. And please subscribe to our channel and press the bell icon so that you do not miss any notification whenever we upload any video. So let's start with our fact number 1. Steve Jobs was an American inventor and entrepreneur who co-founded Apple Company.
और आइए बात करते हैं हमारे सेकंड फैक्ट की। स्टीव जॉब्स was born on 24th of February 1955 in the state of California in USA, and at the time of birth he was adopted by Paul and Clara Jobs. As born on 24th of February, he was a true Piscean, very creative and very innovative. और हम सब लोग आज जान ही चुके हैं कि क्या क्या क्रिएट किया उन्होंने, क्या क्या इनोवेशंस रही उनके नाम पर। Absolutely genius. By the way, मैं भी Piscean हूँ। And let's move on to our fact number 3. और हम इस फैक्ट में बात करेंगे स्टीव जॉब्स की एजुकेशन के बारे में। Steve Jobs was a college dropout. He only attended college for 18 months, and that was Reeds College. And then he continued his education by informally auditing classes. Initially, he did not find studying computer science in a conventional way interesting at all. And then he joined calligraphy classes. और मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट इसके रिलेटेड। जब उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर मैकिंटोश डिज़ाइन किया और डेवलप किया तो उसके अंदर उन्होंने कैलीग्राफी फॉन्ट को ज़रूर इंक्लूड किया, एंड दिस इज़ हाउ द कैलीग्राफी केम इनटू द मैकिंटोश। And by now, I really hope you are liking this video, and if you like this video, please give us a big thumbs up and subscribe to our channel. और आइए बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 4 के बारे में। Steve Jobs was introduced to Steve Wozniak in the year of 1970 by a mutual friend, and they both shared a common love of electronics. साथ में मिलकर उन्होंने बनाया Apple I और Apple II कंप्यूटर, और उन कंप्यूटर्स को बनाने के लिए जो जिम्मेदारी थी डिज़ाइन की वो थी स्टीव जॉब्स की, और स्टीव वॉज़नियाक ने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की। और चलिए बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 5 के बारे में। जो Apple II कंप्यूटर था, दैट वाज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर व्हिच वाज इनेबल्ड विद कलर ग्राफिक्स। और चलिए अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 6 के बारे में, जिसमें स्टीव जॉब्स ने एक और कंपनी को स्टार्ट किया जिसका नाम था पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। बेसिकली उन्होंने इस कंपनी को, इसके जो ग्राफिक डिजाइनिंग डिवीजन थी उसे खरीदा था बेसिकली लूकस फिल्म्स से इन ईयर 1986। और जो पिक्सर एनिमेशन है वो बहुत ही सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी है इवन टुडे। चलिए बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 7 के बारे में, जहां पर हम लोग स्टीव जॉब्स को जानते हैं एज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अ टेक्नोलॉजिस्ट, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि हाउ क्रिएटिव ही वॉज, एंड ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल डिजाइनर एज वेल। एंड स्टीव जॉब इज बीइंग क्रेडिटेड एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ अ एनिमेटेड मूवी कॉल्ड टॉय स्टोरी। So guys, let's get on to our fact number 8, जिसमें हम बात करेंगे when he was CEO at Apple, he used to get only $1 per year. But Steve Jobs के पास थे 5.5 million shares, और जब वो 23 years के थे तब उनके पास जो टोटल नेटवर्थ थी that was $1 million, और जब वो 25 साल के हुए तब उनकी नेटवर्थ थी $250 million. But you know what? Steve Jobs is always known for his simplicity. ज़्यादातर स्टीव जॉब्स को देखा जाता था एक ब्लैक टर्टल नेक में, उनके पेयर ऑफ लीवाइस में और अ पेयर ऑफ स्नीकर्स में। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इससे जुड़ी हुई। आज भी जो टिम कुक हैं, जो CEO हैं एप्पल के, जब वो किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च पे आते हैं तो वो हमेशा पहनते हैं एक ब्लैक टर्टल नेक, अ पेयर ऑफ लीवाइस एंड स्नीकर्स। So guys, now let's move on to our fact number 9, जहां पर in year 1985 Steve Jobs applied to fly on space shuttle as a civilian, but his request was denied. So friends, let's talk about our last fact for the video today. Or in year 2003, Steve Jobs very sadly was diagnosed with pancreatic cancer, and he took his last breath on 5th October year 2011. But I want to tell you one very important thing which is extremely inspirational as well. Steve Jobs के नाम पर 300 patents हैं. And if you visit to any Apple store, you will see a glass staircase. It is one of that patent also, and it pulls a lot of passerbys into the store. So friends, ये थे कुछ amazing facts स्टीव जॉब्स की लाइफ के बारे में। बहुत ही इंस्पिरेशनल, एब्सोल्युटली अनकन्वेंशनल
और एक ऐसे लेजेंड जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोगों को एक नया रास्ता दिखाया, कैसे स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। और इसी से रिलेटेड एक बोनस फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। टुडे एप्पल हैज़ क्रॉस्ड अ मार्केट कैप ऑफ $2 trillion and it has become the world's largest company, and this was all happened because of the vision of Steve Jobs. और अगर आपको पसंद आई हो हमारी आज की वीडियो, सो प्लीज गिव अस अ बिग थम्स अप। इसके साथ ही प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल so that you do not miss any notification when we upload any video. Thank you very much for watching this video. I'll meet you in the next video. See you soon. हेलो लाइटन फैमिली, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज हम जिस स्टेट की बात करेंगे वो स्टेट है मेरे लिए बहुत स्पेशल और सब इंडियंस के लिए बहुत ही स्पेशल। जी हां, आज हम शुरुआत करेंगे इस सीरीज की उत्तर प्रदेश से। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है सुपर इंटरेस्टिंग, सो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी अपलोड एनी वीडियो। और आइए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 1 के बारे में। उत्तर प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 अप्रैल 1937 और उत्तर प्रदेश है इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स में से एक और उसकी कैपिटल है लखनऊ। वैसे तो जो हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश के एरिया की और उसके आसपास के एरियाज की वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और उसके बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट फ्यू फैक्ट्स। लेकिन इन ईयर 1937, एज आई सजेस्टेड, so Britishers who were ruling the India at that point in time, they kept the name of this entire area as United Provinces of आगरा एंड ऊध, और जिसका नाम 1950 के अंदर बदल के रखा गया उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम हमारे सेकंड फैक्ट की। जैसे कि मैंने आपको हमारे फर्स्ट फैक्ट में बताया कि क्या नाम था उत्तर प्रदेश का ब्रिटिश रूल के अंदर और कैसे उसे गवर्न किया जाता था, लेकिन अब बात करेंगे हम और भी डिटेल में उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में, जो कि 4000 साल से भी पुरानी है। कहा जाता है कि जो आर्यंस हैं वो सबसे पहले यहाँ पर सेटल हुए क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी क्रॉप कल्टिवेशन के लिए। और इसके साथ साथ यहां पर 2 बहुत ही बड़ी नदियां मिलती थी, जो थी गंगा और जमुना, जो किसी भी सिविलाइजेशन को पनपने के लिए और सिविलाइजेशन को बढ़ने के लिए वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। एंड फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर फैक्ट नंबर 3। द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वाराणसी, जिसको हम कई और नाम से भी जानते हैं जैसे कि काशी और बनारस। इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड और इसे एपिसेंटर कहा जाता है कल्चर का हमारे देश इंडिया के। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लिटरेरी लेजेंड्स पैदा हुए हैं जैसे कि मुंशी प्रेमचंद और तुलसीदास, और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ग्रेट आर्टिस्ट भी पैदा हुए हैं जैसे कि पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। And friends, now we are going to talk about our fact number 4, and in this fact we are going to talk about the area and the size of UP। और जो यूपी का टोटल एरिया है वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर्स और वो रैंक करता है 4th नंबर पर इंडिया के अंदर टोटल साइज में बिटवीन ऑल द स्टेट्स। और इसके साथ साथ इट्स साइज इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू यूनाइटेड किंगडम। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 5 के बारे में, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो शुगर केन प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट हाफ है हमारी टोटल शुगर केन प्रोडक्शन जो हमारे इंडिया के अंदर है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को कहा जाता है शुगर केन बाउल ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 6 के बारे में, जिसमें उत्तर प्रदेश है इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट और उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है इस टाइम पर ऑलमोस्ट है 21 करोड़। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं आपको इससे जुड़ा हुआ कि
उत्तर प्रदेश को अगर एक कंट्री कंसिडर किया जाए तो इट विल बी द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और आइए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 7 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको फैक्ट नंबर 6 में बताया कि हमारा जो यूपी स्टेट है वो मोस्ट पॉपुलस है, इसी के साथ इन फैक्ट नंबर 7 हमारा जो फैक्ट है वो इंटरकनेक्टेड है। हमारे यूपी के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट सीट्स हैं लोकसभा की और राज्यसभा की। लोकसभा के अंदर हैं 80 सीट्स और राज्यसभा के अंदर हैं 31 सीट्स। वो इस वजह से क्योंकि जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और चलिए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 8 के बारे में, जहां पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो बेसिकली यूपी का हाई कोर्ट है, लेकिन उससे जुड़ा एक फैक्ट है इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है यूपी में। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर 9 के बारे में। ऑन नवंबर 9th ईयर 2000 उत्तर प्रदेश के अंदर से एक और स्टेट का जन्म हुआ और उसका नाम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड इज बेसिकली अ माउंटेनस स्टेट ऑफ इंडिया, और उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम इस चैनल में, इस सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडिया के सभी स्टेट्स के बारे में। और अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट फैक्ट के बारे में जो है हमारा फैक्ट नंबर 10। और जो हमारा फैक्ट नंबर 10 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हम बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल इज कंसिडर्ड एज the first wonder of the world out of the 7 wonders of the world. और Taj Mahal is situated in Agra district which is the 4th largest city in UP. और इसके साथ साथ UP is very much known for the variety of crops which gets cultivated in this state. इसके अलावा कुछ industrial cities हैं जैसे कि कानपुर which used to call the Manchester of India and is very famous for its leather material goods. और इसके साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं कुछ टेम्पल सिटीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा पुरानी। फॉर एग्जांपल अयोध्या, वाराणसी, जिसके बारे में हम एक पहले ही बात कर चुके हैं एक और फैक्ट में। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको मिलेगा बहुत ही सुंदर मुगल आर्किटेक्चर। So friends, ये थे 10 interesting facts about UP. I really hope you have liked today's video and if you have, please give us a big thumbs up और इसी के साथ please subscribe the channel और अपने friends के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और बहुत ही पैशन और मेहनत से बनाते हैं हम आपके लिए वीडियोस और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, goodbye.